नमस्कार मित्रों, आज हम रीट 2012 जिसे आरटेट के नाम से भी जाना जाता था, उसमें लेवल फर्स्ट के हिंदी के अंदर जो 23 प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। किस तरह से पेपर आता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके रीट 2024 के अंदर जो भी पुराने प्रश्न आए हैं 2011 से लगा करके 2022 तक, इन पुराने प्रश्नों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो पुराने जो भी पेपर हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट लेवल के अंदर पूछे गए 30 प्रश्न हिंदी के। यहाँ मित्रों एक गद्यांश दे रखा है और उस गद्यांश के आधार पर 31 से लगा करके 37 तक कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परम मुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो इसके ऊपर आधारित पहला प्रश्न, परम मुख अपेक्षिता का अर्थ है दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराये मुख की अपेक्षा करना या ईश्वर का मुख। तो इसका सही उत्तर होगा उससे आशा बनाए रखना। परम मुख अपेक्षिता का अर्थ है दूसरों से आशा बनाए रखना। अगला प्रश्न, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, भाषा, प्रयोग या हिंदी? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर मित्रों हमेशा आप वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा कि यह शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। जैसे सेवा, तो सेवा की जाती है, स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा अच्छी है, स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी अच्छी भाषा है या हिंदी एक भाषा है, यह भी स्त्रीलिंग है। प्रयोग किए जाते हैं तो प्रयोग अपने आप निकल के अलग हो गया और इसलिए ये प्रयोग पुल्लिंग शब्द हो गया, एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, यानी जो गद्यांश में अर्थ शब्द आया उसका अर्थ नहीं है। आशय, मतलब, धन या अभिप्राय, तो इनमें आशय है, मतलब है, अभिप्राय है, लेकिन इस अर्थ का मतलब यहाँ धन बिल्कुल भी नहीं है। अगला, कौन शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षर या मनुष्यों? तो विचार से विचारों बना इसलिए यह बहुवचन हो गया। भाषाओं बना इसलिए बहुवचन हो गया। मनुष्य से मनुष्य बना यह भी बहुवचन है। जबकि अक्षय एक वचन का शब्द है तो इसका सही उत्तर होगा अक्षय। कीमत का बहुवचन है कीमती, कीमतों, कीमतों या कीमत। तो कीमत का बहुवचन होगा कीमतों। माध्यम का बहुवचन है मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम या माध्यमों। तो इसका बहुवचन होगा माध्यमों। अक्षय निधि का अर्थ है विनाशय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म नहीं होने वाली संपत्ति या रोग रहित निधि। तो अक्षय निधि का अर्थ होता है कभी नहीं खत्म होने वाली संपत्ति, जो कभी क्षय नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। निधि का मतलब होता है खजाना या कोष। अक्षय यानी जो कभी खत्म नहीं होती है। एक और मित्रों का गद्यांश दे रखा है, उसके आधार पर और प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है।
तो इस गद्यांश के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है जमीन, शून्य, खुद या मजबूत। तत्सम शब्द का अर्थ होता है मित्रों ऐसे शब्द जो संस्कृत के अंदर थे और हिंदी के अंदर बिना रूप परिवर्तन हुए, जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, यानी इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा शून्य। तत्सम शब्द होगा शून्य। निम्न में से विदेशी शब्द है ऐसा शब्द जो विदेशी हो। पेड़, खंड, तालाब या खुद। तो इसमें पेड़ और खंड ये तो हिंदी के शब्द है, लेकिन इसके अंदर जो तालाब है और खुद है दोनों ही शब्द विदेशी शब्द है, इसलिए इनका उत्तर भी सी और डी दोनों ही माना गया था। जमीन का पर्यायवाची नहीं है पृथ्वी, धरती, विट्टप और धरणी। तो जमीन का पर्यायवाची विट्टप नहीं होता है, विट्टप जंगल का पर्यायवाची होता है। जीवित का विलोम है अजीवंत, अस्थिर, अजीवित या मृत। तो जीवित का विलोम शब्द होगा मृत। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं, सदस्यों या पीढ़ी। तो लोग में प्रत्यय है, पशु में प्रत्यय है, सदस्य में प्रत्यय है, लेकिन पीढ़ी शब्द में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मिलजुल समास का विग्रह है। मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विग्रह होगा मिल और जुल। निम्न में से अव्यय है। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उनमें बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे समाज, इससे समाज बन सकता है, खंड इससे खंडो बन सकता है, व्यवस्था इससे व्यवस्था ही बन सकता है, लेकिन एक ये बिल्कुल अव्यय शब्द है। ये लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा एक। अब शिक्षण विधियों के प्रश्न आ रहे हैं। श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुतलेख यानी सुनकर के जब हम लिखते हैं तो कौन से कौशल का विकास होता है? हमारे 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। तो जब हम सुनकर के लिखेंगे, श्रुतलेख करेंगे, तो हमारे श्रवण और लेखन कौशल का विकास होगा, श्रवण और लेखन कौशल का। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? यानी किसकी वजह से अशुद्ध वर्तनी नहीं होती है, उसका कारण नहीं है। लेखन की असावधानी, बिल्कुल जब हम लिखते समय सावधानी नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तब अशुद्धि हो सकती है। जलवायु, इसका मित्रों कोई मतलब नहीं है अशुद्धि से। शुद्ध उच्चारण, जब हम उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे तो भी अशुद्ध वर्तनी का कारण है। और व्याकरण का कम ज्ञान, जब व्याकरण का ज्ञान कम होगा तब भी अशुद्धि हो सकती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा जलवायु। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या इनमें से सभी। तो मित्रों विश्वसनीयता का मतलब होता है जब एक परीक्षक द्वारा कॉपी जांच की गई है, अगर उसी कॉपी को कितने ही परीक्षकों वापस अगर जांच करवाए तो उनके जो नंबर आए हैं, अंक आए, उस अंकों में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसी को विश्वसनीयता बोलते हैं। चाहे कितने परीक्षण करने वाले परीक्षक वो सेम कॉपी चेक करें, उसमें जो नंबर आ रहे हैं उन अंकों में बदलाव न आए, तब होता है विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है जिसका उत्तर एक हो, जिसके अंदर जो हमारी ओमार शीट वाली विकल्प वाली परीक्षा चलती है उसमें हमेशा फिक्स उत्तर होता है। जब निश्चित उत्तर होता है तब जो परीक्षण होता है उसके अंदर ज़्यादा रहता है विश्वसनीयता, क्योंकि जब वस्तुनिष्ठता होगी, उत्तर एक होगा, तो परीक्षक द्वारा अलग अलग अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, इसलिए वस्तुनिष्ठता भी इसका गुण है। और विभेदीकरण,
विभेदीकरण का मतलब है जिस के लिए एग्जाम परीक्षण लिया जाता है उसके अंतर्गत जो भी योग्य और अयोग्य लोग हैं उनमें भेद करना, उनको छांट के अलग करना। तो ये सारे के सारे इसके आवश्यक है अच्छी परीक्षा में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, इनमें से सभी। तो विद्यार्थी की प्रगति को जानने के अंदर मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर इसमें ऑप्शन नंबर बी नहीं होता विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में, तब तो सभी कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन मुख्यतः क्योंकि उपस्थिति का कोई मतलब नहीं होता मूल्यांकन के अंतर्गत, इसलिए इसके अंदर ए ऑप्शन विद्यार्थी की प्रगति यानी उसका प्रोग्रेस क्या हुआ उसको जानने के लिए किया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता यानी गलत लिखता है, अशुद्धि करता लेखन में, तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, माँ बाप से शिकायत या उससे दंड देंगे। तो शिकायत और दंड ये कभी नहीं होता, ऐसे नकारात्मक उत्तर कभी नहीं होते हैं। एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक यानी कोई भी समस्या है, बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है, बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसका हमें शिक्षक को पता लगाना है कि बच्चे की कठिनाई का कारण क्या है। जब हमें पता लग गया कि बच्चा अशुद्ध लिखता है तब हम उसका उपचार करेंगे, मतलब अशुद्धि को दूर करेंगे, बताएंगे कि आपको अशुद्ध नहीं लिखना है, इसका शुद्ध लेखन ये होता है और इस तरह से लिखना है। तो इसका सही उत्तर होगा उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि निदानात्मक हो चुका है, हमें समस्या का पता लग चुका है कि समस्या है, अशुद्ध लिखता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपचारात्मक शिक्षण। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। मित्रों, एक होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत जो कर्ता होता है, कर्ता और उसके बाद वाला पार्ट, कर्ता और उससे पहले वाला जो भाग होता है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और क्रिया और कर्म वाला जो पूरा पार्ट होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो इसमें विधेय पूछा है, तो मेरा मित्र राकेश ये तो उद्देश्य का भाग आ गया, बहुत अच्छा चित्रकार है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट विधेय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत अच्छा चित्रकार है, जबकि मेरा मित्र राकेश ये उद्देश्य का हिस्सा है। सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक है, अज्ञार्थक है या इच्छार्थक है। निषेधात्मक तो नकारात्मकता होती है, जब कहीं नया और नहीं लग जाता है तब होता है। आज्ञार्थक के अंदर आज्ञा दी जाती है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आदेश निकलता है। ये इच्छार्थक में जब इच्छा होती है, तो ये तो इसमें तीनों ही नहीं है, ये सरल वाक्य है, इसका उत्तर होगा सरल वाक्य। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित अंश है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। तो इसके अंतर्गत संज्ञा पदबंध है। लंका का राजा रावण, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसीलिए इसके अंतर्गत संज्ञा पदबंध उत्तर आएगा। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना या सर्दी पड़ना। तो ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है क्रोध कम होना यानी पारा उतरना। आंखें फेर लेना का अर्थ है दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना या नाराज होना। तो इसका सही उत्तर होगा उदासीन हो जाना, आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए। या जब खराब काम का परिणाम भी खराब होता है, जब कार्य खराब होगा तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमेशा खराब ही आएगा, इसीलिए कोयले में दलाली में काला हाथ। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति या सहजात योग्यता। तो भाषा हमेशा अर्जित की जाती है, इसलिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित मतलब ग्रहण करना। भाषा शिक्षण में बहुमुखी विकास का अभिप्राय है।
आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो बहुमुखी प्रयास करता होता है सभी विषयों का शिक्षण, यानी जो जितने भी विषय होते हैं उन विषयों में शिक्षण पर बल दिया जाता है, तब होता है बहुमुखी प्रयास। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं, तो अनुकरण विधि का प्रयोग प्रारंभिक स्तर के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? यानी जो विद्यार्थियों के अंदर भाषा के प्रति रुचि जागृत करनी है तो कौन सी विधि की सबसे ज़्यादा बेहतर होगी? तो भाषण विधि, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन? तो इसका सही उत्तर होगा अवलोकन विधि। अवलोकन के द्वारा भाषा के प्रति बच्चों की रुचि जागृत होगी। भाषा कौशलों की संख्या है, भाषा के जो कौशल है उनकी संख्या कितनी है? 5, 4, 3 या 10? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, L, S, R और W, यानी लिस्टन, स्पोकन, रीडिंग और राइटिंग, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। तो इस प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस प्रकार हम जो भी पेपर होंगे, जो भी पेपर 2012, 13, 15, 18, 22, 21 जितने भी पेपर हैं, एक एक करके सारे पेपर हल करेंगे।